हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माकान क्लासेस। फ्रेंड्स, रिलेशन और फंक्शन की सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इससे पहले हम इसकी कुछ क्लासेस कर चुके हैं, जिसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट और उसके अलावा रिलेशन के बारे में भी हम देख चुके थे। उनके कुछ एग्जाम्पल्स भी कर चुके थे, है ना। उन सब की हम बात कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम किसकी बात करने वाले हैं? एक्सरसाइज 2.2 की। तो देखो, एक्सरसाइज 2.2 के दो क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं। जैसे आप लोगों ने रिलेशन के एग्जाम्पल किए थे, सेम उन पर बेस्ड ये सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो अगर आपने वो एग्जाम्पल अच्छे से किए हैं तो ये क्वेश्चन आप बिना किसी की हेल्प के कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखो, पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि मान लीजिए ए एक सेट आपको दिया गया है 1 2 3 4 एंड सो ऑन 14 तक दे रखा है, ठीक है। उस पर एक रिलेशन डिफाइन किया हुआ है, और रिलेशन क्या डिफाइन कर रखा है? x, y सच दैट 3x - y = 0, ठीक है। जहां x और y दोनों कहां से लिए गए हैं? a से लिए गए हैं, ठीक है। x, y बिलोंग्स टू 0 द्वारा a से a पर एक संबंध लिखिए। तो संबंध तो आपको दिया हुआ है, संबंध लिखिए, मतलब ये तो दिया हुआ है। अब इसका सीधा सा मतलब मैं आपको बता दूं। देखो, संबंध लिखिए, इसने बोला है, इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है कि इसने सेट बिल्डर फॉर्म में तो दे दिया, ठीक है, लेकिन ये कौन सी फॉर्म में पूछना चाह रहा है? रोस्टर फॉर्म में पूछना चाह रहा है। तो एक तो आपको इसे रोस्टर फॉर्म में लिख देना है। उसके बाद में इसने बोला है कि इसके प्रांत, सहप्रांत और परिसर लिखिए, मतलब आपको इसके डोमेन, कोडोमेन और रेंज ये भी आपको बता देने हैं, ठीक है। लेट a = 1 2 3 4 एंड सो ऑन 14 define a relation r from a to a by r equals to x, y such that 3x - y = 0 where x, y belongs to a. write down its domain, codomain and range. तो देखो, सबसे पहले तो आपको संबंध डिफाइन करना है। अब संबंध डिफाइन करना बहुत आसान है भाई। यहाँ पर देखो दे रखा है आपको कि x, y सच दैट 3x - y = 0। तो देखो, आपको जो रिलेशन दे रखा है वो क्या दे रखा है? r = x, y सच दैट 3x - y = 0 और x, y बिलोंग्स टू a। ये आपको एक रिलेशन दिया हुआ है। अब यहाँ पर एक चीज आप ध्यान से देखना कि आपको दे रखा है 3x - y = 0। क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हो? y = 3x लिख सकते हो भाई। y को आप इधर ले गए, नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, तो 3x = y लिखो या y = 3x लिखो, एक ही बात है। अब इसने क्या बोला है कि जो संबंध ज्ञात करना है वो a से a पर ज्ञात करना है। इसका मतलब a से a पर संबंध का मतलब क्या होता है कि आपको x भी a से लेना है और y भी a से ही लेना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर कोई वैल्यू पुट करो, जैसे x की वैल्यू आप पुट करो, y की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो x और y दोनों कहाँ पर होने चाहिए? दोनों इसी से होने चाहिए, a से, ठीक है। तो देखो, जैसे मान लो आपने x = 1 पुट किया तो y = क्या जाएगा? 3 × 1 यानी 3। मान लो आपने x = 2 पुट किया तो y = आ जाएगा 3 × 2 यानी 6। मान लो आपने x = 3 पुट किया तो y = आ जाएगा 3 × 3 = 9। मान लो आपने x = 4 पुट किया तो y = आ जाएगा 3 × 4 = 12। यहाँ तक ही पुट करोगे आप, क्यों? उसके बाद में जैसे मान लो आपने x = 5 पुट कर दिया तो y = आ जाएगा 3 × 5 यानी कितना? 15। क्या 15 सेट A में है? नहीं है, क्योंकि सेट A में कहां तक दे रखे हैं? 14 तक दे रखे हैं। क्लियर है? तो इसका मतलब है कि आपके पास x, y के जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो कौन कौन से बन जाएंगे? देखो, यही जो रिलेशन था वो हो जाएगा। देखो, x, y, तो x जब आपने 1 रखा तो y की वैल्यू कितनी मिली? 3, तो ये हो जाएगा 1, 3, ठीक है। उसके बाद में आपने जब x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू कितनी आई? 6। x की वैल्यू 3 रखी, y की वैल्यू कितनी आई? 9। x की वैल्यू 4 रखी, y की वैल्यू कितनी आई? 12। ये लो, ये तो आपके पास रिलेशन डिफाइन हो गया, ठीक है। रिलेशन डिफाइन हो गया। अब दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने जो यहाँ पर साइड में बताया, ये बकायदा आप यहाँ पर लिखोगे, क्योंकि मैंने आपको हर बार एक ही चीज बोली है कि एग्जामिनर को आपको पॉइंट टू पॉइंट बता के चलना है, ठीक है। मैंने आपको हमेशा एक चीज बोली है कि आप एग्जामिनर को क्या मान के चलो? बच्चा मान के चलो कि अब बच्चा कोई आपकी कॉपी चेक कर रहा है। बच्चा का मतलब यह है कि उसे सिर्फ पढ़ना आता है, बाकी कुछ नहीं आता। बाकी हर चीज उसे आपको बतानी पड़ेगी कि हमने अगर ऐसा किया तो क्यों किया। क्लियर है? तो इसलिए आप ये बाकायदा यहाँ पर लिखोगे कि x = 1 रखा तो y = ये आया, फिर x = 2 रखा तो y = ये आया। क्लियर है? ओके, तो ये हो गया रिलेशन। इसकी रिलेशन की कौन सी फॉर्म हो गई? रोस्टर फॉर्म हो गई। उसके बाद में इसने क्या बोला है कि इसके प्रांत, सहप्रांत और परिसर ये भी आपको बताने हैं, ठीक है। तो आपको वो प्रांत, सहप्रांत और परिसर यानी डोमेन, कोडोमेन और रेंज, इनको बताने के लिए मैंने आपको वो गाना बताया था, ध्यान होगा आपको। आगे आगे चलिए, वो वाला गाना ध्यान है? तो उस गाने को मैंने क्या मॉडिफाई किया था कि आगे आगे प्रांत चला, पीछे पीछे परिसर चल पड़ा।
है ना। तो आगे आगे प्रांत चला, मतलब आगे वाले जो एलिमेंट है वो तो क्या हो जाएंगे, प्रांत हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो इसके प्रांत यानी डोमेन, तो प्रांत या डोमेन कहो, ये क्या होंगे 1 2 3 एंड 4, ये तो इसके प्रांत हो गए। उसके बाद में परिसर, सह प्रांत को हम बाद में देखेंगे। परिसर, तो परिसर क्या होता है, रेंज, तो इसकी रेंज क्या होगी, आगे आगे प्रांत चला, पीछे पीछे परिसर चल पड़ा, तो मतलब सेकंड एलिमेंट क्या होगा, सेकंड एलिमेंट इसका रेंज हो जाएगा, तो 3 6 9 और 12, तो देखो ये हो जाएगा 3 6 9 और 12, ये हो गई इसकी रेंज। उसके बाद में सह प्रांत, चलो मैं इसको इरेज कर देता हूं, इसको इरेज कर देता हूं मैं। देखो सह प्रांत के लिए मैंने क्या बताया था कि सेट बी जो होता है, यानी दूसरा जो सेट होता है वो पूरा का पूरा ले लेते हैं हम, है ना। तो इसलिए इसका जो सह प्रांत होगा, सह प्रांत कहो या फिर इसे क्या कह सकते हैं, कोडोमेन भी कह सकते हैं। कोडोमेन क्या होगा इसका, कोडोमेन। और दूसरा सेट क्या है इसमें भाई, पहला भी ए है और दूसरा भी ए है, क्योंकि ए से ए पर डिफाइन है, तो इसका मतलब है कि इसका जो सह प्रांत होगा वो खुद सेट ए हो जाएगा, 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 14। ये हो गया इसका प्रांत, ये हो गया इसका परिसर, और ये हो गया इसका सह प्रांत, और ये हो गया इसका आंसर। बताओ कहाँ प्रॉब्लम आई इसमें, कहीं भी अगर कोई समझने में प्रॉब्लम हो तो बताओ। क्लियर है, ओके। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर r इक्वल्स टू x, y सच दैट y इक्वल्स टू x प्लस 5, x संख्या 4 से कम एक प्राकृत संख्या है और x, y बिलोंग्स टू n द्वारा एक संबंध r परिभाषित कीजिए। संबंध तो ऑलरेडी परिभाषित किया हुआ है, ठीक है, ये संबंध तो ऑलरेडी परिभाषित किया हुआ है। अब इस संबंध को रोस्टर रूप में लिखिए, यानी आपको इस रिलेशन को किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। आगे क्या बोला है, इसके प्रांत और परिसर लिखिए, ठीक है, इसके प्रांत और परिसर लिख देने हैं। डिफाइन ए रिलेशन r ऑन द सेट n of natural number by r equals to x, y such that y equals to x plus 5. x is a natural number less than 4 and x, y belongs to n. Depict this relationship using roster form. Write down the domain and range. तो देखो जैसे ये पहला क्वेश्चन था उसके जैसा ही दूसरा क्वेश्चन है, तो चलो देखते हैं इसको। देखो सबसे पहले तो आपको जो रिलेशन की रिलेशन का जो निर्माण रूप दे रखा है, बिल्डर फॉर्म दे रखी है, उसको देखो, ठीक है, उसको देखो। अब जो बिल्डर फॉर्म दे रखी है तो देखो वो क्या दे रखी है, r इक्वल्स टू x, y सच दैट y इक्वल्स टू x प्लस 5, y इक्वल्स टू x प्लस 5, और साथ में बोला है कि x संख्या 4 से कम, x संख्या 4 से कम प्राकृत संख्या है, 4 से कम एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है। साथ में क्या बोला है, साथ में बोला है कि x, y बिलोंग्स टू n, x, y बिलोंग्स टू n, ये बोला है। क्लियर है। तो अब देखो यहाँ पर अगर आप इसे रोस्टर रूप में लिखोगे तो रोस्टर रूप में लिखने के लिए आप x की वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो इसने बोला है x 4 से कम एक प्राकृत संख्या है, 4 से कम प्राकृत संख्या है तो 3 ही होती है, कौन सी, 1 2 और 3, क्योंकि आपको पता है प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। तो आप लिख सकते हो x इक्वल्स टू 1, तब y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस 5 यानी 6, ठीक है। फिर x इक्वल्स टू 2, तो फिर y इक्वल्स टू हो जाएगा 2 प्लस 5 यानी 7, और x इक्वल्स टू 3, तो y इक्वल्स टू 3 प्लस 5 यानी कितना हो गया, 8। तो अब इसका रोस्टर फॉर्म हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म हो जाएगा इसका, रोस्टर फॉर्म r इक्वल्स टू x, y के फॉर्म में लिखते हैं हम x, y, तो देखो 1, 6, 2, 7, 3, 8, 1, 6, 2, 7 और 3, 8, ये हो गया इसका रोस्टर फॉर्म। आगे क्या बोला है कि इसके प्रांत और परिसर लिखिए, तो लिख देते हैं इसके प्रांत परिसर। तो देखो इसका प्रांत यानी डोमेन, प्रांत यानी डोमेन, तो डोमेन क्या होता है, पहला एलिमेंट, पहला एलिमेंट मतलब 1 2 और 3, तो 1 2 और 3। उसके बाद में परिसर, तो परिसर क्या होता है, इसकी रेंज, तो रेंज क्या हो जाएगी, दूसरा एलिमेंट 6 7 और 8। वैसे तो पूछा नहीं है, अगर कोडोमेन पूछता तो कोडोमेन क्या हो जाता, कोडोमेन क्या हो जाता, नेचुरल नंबर n, बट पूछा नहीं है, ठीक है। तो प्रांत और परिसर समझ में आ गए, तो उम्मीद कर रहा हूं कि सेकंड क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि ए एक सेट दे रखा है 1 2 3 और 5,
ठीक है, और बी सेट दे रखा है 4 6 9। ए से बी में एक संबंध r इक्वल्स टू x y सच दैट x और y का अंतर विषम है। x कहां से लिया गया है, a से, और y कहां से लिया गया है, b से। इस द्वारा परिभाषित कीजिए और r को रोस्टर रूप में लिखिए। मतलब सीधा सा है कि आपको विल्डर फॉर्म तो दे रखी है और रोस्टर फॉर्म लिखनी है, सीधा सा तरीका है। ठीक है, तो देखो अब इसको जब आप डिफाइन करोगे तो आपको कुछ भी नहीं करना है। x को कहां से लेना है, a से लेना है, y को कहां से लेना है, b से लेना है, और साथ में क्या बोला है कि x और y का अंतर विषम है। तो बस अंतर विषम जिनका मिल रहा हो उनके ऑर्डर पेयर बना दो और इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी रोस्टर फॉर्म लिखते हैं। देखो इसकी रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगी, थर्ड का आंसर देखते हैं। थर्ड का आंसर हो जाएगा, देखो r इक्वल्स टू, पहला आपको लेना है x कहां से लेना है, x लेना है a से, और y कहां से लेना है b से। तो देखो जैसे आपने मान लो पहला ले लिया 1, ऑर्डर पेयर आप ऐसे ही बनाते हो ना, ऑर्डर पेयर जैसे 1 का 4 के साथ में, फिर 6 के साथ में, फिर 9 के साथ में, फिर 2 का 4 के साथ में, 6 के साथ में, 9 के साथ में, बस वही काम यहाँ पर करना है। लेकिन हमको सिर्फ और सिर्फ वही ऑर्डर पेयर लेने हैं जिनमें डिफरेंस क्या आ रहा हो, ऑड आ रहा हो। ठीक है, जिसमें डिफरेंस क्या आ रहा हो, ऑड आ रहा हो। उसने बोला है ना, देखो a इक्वल्स टू 1 2 3 5 और b इक्वल्स टू 4 6 9। डिफाइन a relation r from a to b by r equals to x comma y, the difference between x and y is odd। मतलब x और y का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, odd होना चाहिए। x a से लिया गया, y b से लिया गया, राइट r इन रोस्टर फॉर्म। तो देखो जैसे आपने 1 लिया यहाँ से और यहाँ से 4 लिया, तो 1 और 4 का डिफरेंस देखो कितना है, 3। 3 कैसा है, ऑड है, यानी विषम है, बिल्कुल आएगा। तो इसलिए यहाँ पर आप लिख सकते हो 1,4। फिर आप 1 के साथ में किसको लो, 6 को लो। 1 और 6 का डिफरेंस जो आएगा वो कैसा आएगा, ऑड नंबर आएगा। भाई 1 और 6 में डिफरेंस कितना होता है, 5 का होता है, और 5 विषम है तो ये भी इसमें शामिल होगा। तो 1,6। उसके बाद में 1,9। अब 1,9 इसमें आएगा क्या, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 1 और 9 का जो डिफरेंस है वो कितना है, 8 है। तो 8 विषम नहीं है, 8 कैसा है, सम है, यानी इवन नंबर है, तो ये इसमें शामिल नहीं होगा। अब देखो 2 और 4, तो 2 और 4 का डिफरेंस कितना है, 2 है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये तो सम हो गया। 2 और 6। अब यहाँ पर अगर आपको ये इवन और ऑड की कुछ प्रॉपर्टीज अगर पता हो तो आप इसको और भी फास्टली कर सकते हो। इवन और ऑड की क्या प्रॉपर्टी होती है, जैसे अगर मैं कहूँ कि 2 ऑड नंबर का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, इवन नंबर होता है। अगर मैं इवन और ऑड नंबर के डिफरेंस की बात करूं तो इवन और ऑड नंबर का जो डिफरेंस होता है वो ऑड नंबर होता है। ठीक है, तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी हैं अगर वो आपको पता है तो फिर उनसे आप बहुत आसानी से इसको और भी मतलब फास्टली सॉल्व कर सकते हो। बाकी तो फिर आप उसको देख कर ही सकते हो। ठीक है, तो 2,9 देखो 2,6 तो होगा नहीं, 2,9 ये हो जाएगा क्योंकि 2 और 9 का जो डिफरेंस है वो 7 है, तो इसलिए ये हो जाएगा। 7 ऑड नंबर होता है। 2 से हो गया। अब 3 से चेक करो, 3 और 4 का डिफरेंस 1 होता है, तो इसलिए ये भी शामिल हो जाएगा। फिर 3 और 6 का डिफरेंस 3 होता है, तो ये भी शामिल हो जाएगा 3,6। लेकिन 3 और 9 शामिल नहीं होगा क्योंकि 3 और 9 का डिफरेंस 6 होता है जो इवन नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 5 और 4 भी इसमें शामिल होंगे क्योंकि 5 और 4 का जो डिफरेंस है वो भी कैसा होता है, 5 और 4 का डिफरेंस भी कैसा होता है, ऑड नंबर होता है। 5 और 6 इसका डिफरेंस भी ऑड होता है, तो 5,6। 5,9 इसका डिफरेंस इवन होगा, इसलिए ये इसमें शामिल नहीं होगा। ये आंसर आ गया। इसने केवल रोस्टर रूप में लिखने के लिए बोला था तो हमने रोस्टर रूप में लिख दिया, बस इतना सा इसका आंसर था। क्लियर है। हाँ, अगर ये आगे मान लो डोमेन कोडोमेन रेंज वगैरह पूछता तो वो हम बता देते। भाई सीधा सा है कि फर्स्ट एलिमेंट होता है, मतलब किसी भी ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट वो उसका डोमेन हो जाएगा, सेकंड एलिमेंट का सेट जो बनता है वो रेंज हो जाती है, बस यही है। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। अब फोर्थ देखते हैं। आकृति समुच्चय है, P से Q का एक संबंध दर्शाती है। ये आपको आकृति दे रखी है, तो ये P से Q में एक संबंध दर्शाती है। ठीक है, इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, ठीक है, और रोस्टर रूप में लिखिए। यानी आपको बिल्डर फॉर्म में भी लिखना है और रोस्टर फॉर्म में भी लिखना है, दोनों फॉर्म में लिखना है। फिर इसके प्रांत और परिसर क्या होंगे। अब देखो, जब आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनमें क्या ऐसा कनेक्शन है जिससे ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो देखो यहाँ पर 5 किससे कनेक्ट है, 3 से। 6 किससे कनेक्ट है, 4 से। 7 किससे कनेक्ट है, 5 से। बहुत आसानी से दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो P में जो एलिमेंट है उससे जस्ट 2 कम है Q में। देखो 5 से 2 कम है 3, 6 से 2 कम है 4 और 7 से 2 कम है कौन, 5। बस तो 2 कम है। इसका मतलब अगर मान लो मैं x लेता हूं P से और y लेता हूं किससे, Q से, तो मैं लिख सकता हूं y इक्वल्स टू x माइनस 2। या तो आप ये लिख सकते हो या आप लिख सकते हो x इक्वल्स टू y प्लस 2, एक ही बात है।
एक ही बात है भाई। आप y में 2 जोड़ दोगे तो आपको x मिल जाएगा। देखो जैसे y का मान आपने 5 लिया तो 5 में 2 जोड़ दिए 7 आ गया। y का मान 4 लिया, 4 में 2 जोड़ दिए 6 आ गया। y का मान 3 लिया, 3 में 2 जोड़ दिए 5 आ गया। क्लियर है? तो आप ऐसे इन दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो। तो देखो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो हम इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं, ठीक है। तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी, सेट बिल्डर फॉर्म r इक्वल्स टू x कॉमा y सच दैट, अब इनमें से कोई सा भी लिख दो, ठीक है। जैसे मान लो आपने लिख दिया y इक्वल्स टू x माइनस 2, जैसे मान लो आपने ये लिख दिया x कॉमा y सच दैट y इक्वल्स टू x माइनस 2 एंड देखो आपने y कहां से लिया है, y इक्वल्स टू x माइनस 2, तो y आपने कहां से लिया है, p से, और सॉरी q से, और x कहां से लिया है, p से। तो x बिलोंग्स टू p एंड y बिलोंग्स टू q। ये लो, ये तो हो गई इसकी कौन सी, सेट बिल्डर फॉर्म हो गई, ठीक है। देखो आपने x कहां से लिया था, p से लिया था, तो p से आप 2 मतलब x में से 2 घटा दो तो आपको y मिल जाएगा, मतलब q का एलिमेंट मिल जाएगा। 7 में से 2 घटाए 5 मिल गया, 6 में से 2 घटाए 4 मिल गया, 5 में से 2 घटाए 3 मिल गया, ठीक है। तो ये तो इसकी कौन सी फॉर्म हो गई, सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। फिर इसने बोला है रोस्टर फॉर्म, कोई बात नहीं रोस्टर फॉर्म लिख देते हैं। तो देखो रोस्टर फॉर्म हो जाएगी इसकी, रोस्टर फॉर्म r इक्वल्स टू पहला एलिमेंट मतलब t से और दूसरा q से, तो 5,3 देखो ये हो जाएगी 5,3 और 6,4 और 7,5, ये इसकी रोस्टर फॉर्म हो गई। फिर इसने क्या बोला है कि व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज। तो देखो डोमेन फर्स्ट एलिमेंट इधर लिख देता हूं मैं, डोमेन इक्वल्स टू फर्स्ट एलिमेंट यानी 5, 6 और 7, तो ये हो गए 5, 6 और 7। और इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज हो जाएगी सेकंड एलिमेंट यानी 3, 4 और 5, 3, 4 और 5, ये इसका आंसर होगा। क्लियर है? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है, फिफ्थ क्वेश्चन में बोला है कि मान लीजिए कि a इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 एंड 6। मान लीजिए कि r a पर a कॉमा b सच दैट a कॉमा b बिलोंग्स टू a संख्या b को यथावत विभाजित करती है द्वारा परिभाषित एक संबंध है। r को रोस्टर रूप में लिखिए, r का प्रांत ज्ञात कीजिए और r का परिसर ज्ञात कीजिए। मतलब आपको वही सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है और आपको इसकी पहले तो रोस्टर फॉर्म ज्ञात करनी है, उसके बाद में प्रांत ज्ञात करना है और उसके बाद में परिसर ज्ञात करना है, ठीक है। Let a equals to 1, 2, 3, 4 and 6. Let r be the relation on a defined by a comma b such that a comma b belongs to a and b is exactly divisible by a. मतलब इसका सीधा सा है, देखो इसने क्या बोला है, b is exactly divisible by a, मतलब सीधा सा है कि जो सेकंड नंबर है वो पूरा विभाजित होगा किससे, a से, यानी सॉरी पूरा विभाजित करेगा किसको, a को। देखो इसने क्या बोला है कि संख्या b को यथावत विभाजित करती है। अच्छा उल्टा है, संख्या a b को विभाजित करती है, ठीक है। संख्या a किसको विभाजित कर रही है, b को विभाजित कर रही है, यानी पहला नंबर दूसरे नंबर को पूरी तरह विभाजित करेगा, ठीक है। तो इसने साथ में ये भी बोला है कि a और b दोनों कहां से लिए गए हैं, a से ही लिए गए हैं, सेट a ही दे रखा है आपको। तो देखो हम जब इसका सॉल्यूशन ज्ञात करेंगे तो इसके सॉल्यूशन के लिए देखो जब r हम डिफाइन करेंगे, r की रोस्टर फॉर्म जब डिफाइन करेंगे तो देखो a से a पर ही हमें क्या बनाना पड़ेगा, ऑर्डर पेयर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो a से a पर ऑर्डर पेयर तो बनाएंगे, लेकिन वो कैसे बनेगा, वो इस रिलेशन में डिफाइन क्या करना है कि संख्या a है वो संख्या b को यथावत विभाजित करती है। मतलब हमें केवल वही ऑर्डर पेयर लेने हैं जो जिसमें पहली संख्या दूसरी को पूरी तरह डिवाइड कर रही हो, ठीक है। तो देखो जैसे पहला हम ऑर्डर पेयर बनाते हैं 1,1, देखो 1 को विभाजित कर रहा है, ठीक है। फिर क्या 1 2 को विभाजित करेगा, बिल्कुल भाई 1 से तो सारे के सारे नंबर विभाजित होते हैं, तो इसका मतलब है कि 1 से विभाजित सारे नंबर होंगे, तो फिर 1 के साथ में सभी के ऑर्डर पेयर बना दो। तो 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 और 1,6, 1 से तो सारे नंबर विभाजित होते हैं। अब 2 के साथ में उनके ऑर्डर पेयर बनाओ जो 2 से विभाजित होते हैं। तो देखो क्या 2 से 1 विभाजित होता है, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं होता, 2 से तो 1 विभाजित नहीं होता। तो क्या 2 से 2 विभाजित होता है, बिल्कुल होता है, तो 2,2 आ गया। क्या 2 से 3 विभाजित होता है, नहीं होता। 4 होता है क्या, बिल्कुल होता है, तो 2,4 आ गया। फिर 2 से 6 विभाजित होता है क्या, बिल्कुल होता है, तो 2,6 आ गया।
ठीक है। फिर 3 से चेक करो, 3 से 1 विभाजित होगा क्या? नहीं होगा। 3 से 2 होगा क्या? नहीं होगा। 3 से 3 होगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल होगा, 3 1 जा 3 है ना। तो 3,3। उसके बाद 3 से 4 होगा क्या विभाजित? नहीं होगा। तो इसका मतलब 3 से 6 होगा क्या? बिल्कुल होगा। तो 3,6 ले लिया, ठीक है। 3,6 ले लिया और 3,4 को छोड़ दिया। अब 4 से चेक करो, 4 से 1 होगा क्या डिवाइड? नहीं होगा। 2 होगा? नहीं होगा। 3 होगा? नहीं होगा। 4 से 4 होगा क्या? बिल्कुल होगा। तो हमने 4,4 ले लिया। फिर उसके बाद में 4 से 6 होगा क्या? नहीं होगा। फिर 6 से इनमें से कोई भी नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा। तो 6 से कौन डिवाइड होगा? केवल 6 ही डिवाइड होगा। ये तो आ गई इसकी रोस्टर फॉर्म, ठीक है। ये तो इसकी क्या आ गई? रोस्टर फॉर्म आ गई। पहला इसने पूछा था ना कि इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो, तो रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। फाइंड द डोमेन ऑफ आर। तो जब हम इसके डोमेन ज्ञात करेंगे तो डोमेन क्या हो जाएंगे? इसके पहले एलिमेंट उठाओ, देखो 1, फिर रिपीट तो करेंगे नहीं, तो देखो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो रिपीट तो करेंगे नहीं। फिर क्या आ जाएगा? 2, ठीक है। फिर देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो रिपीट नहीं करेंगे। फिर क्या आ जाएगा? 3, तो ये 3 आ गया। फिर यहाँ 3 है, यहाँ 4 और वहां 6, तो 1 2 3 4 और 6, ये तो आ गया इसका डोमेन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड द रेंज ऑफ आर। तो इसकी जब हम रेंज ज्ञात करेंगे तो रेंज में क्या आता है? सेकंड एलिमेंट आता है। तो देखो सेकंड एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4 6। फिर 2 ऑलरेडी आ चुका है, 4 भी आ चुका है, 6 भी आ चुका है, 3 भी आ चुका है, 6 भी आ चुका है, 4 भी आ चुका है और 6 भी आ चुका है। मतलब 1 2 3 4 और 6, ये इसकी क्या हो गई? रेंज हो गई। क्लियर है? तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है कि r इक्वल्स टू x, x प्लस 5 सच दैट x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 एंड 5 द्वारा परिभाषित एक संबंध r के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो पहले तो आप क्या करोगे? इसे रोस्टर फॉर्म में लिख लो, ठीक है। देखो संबंध जो आपको दे रखा है वो ऐसे दे रखा है कि x, x प्लस 5, यानी पहला जो एलिमेंट है उससे ठीक 5 ज्यादा है दूसरा एलिमेंट, ठीक है। अब इसने बोला है कि x आपको कहां से लेना है? x लेना है 0 1 2 3 4 5 से लेना है। तो बस यहां से आप x की वैल्यू रखते जाओ और दूसरा एलिमेंट आपको मिलता जाएगा। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा, चलो मैं इसको इरेज कर देता हूं। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो हम इसे रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। आप बोलोगे कि रोस्टर फॉर्म के लिए बोला तो है ही नहीं इसने, फिर हमें रोस्टर फॉर्म में क्यों लिखना है? क्योंकि रोस्टर फॉर्म में लिखने से आपको डोमेन और रेंज बहुत आसानी से दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। डोमेन और रेंज बहुत आसानी से दिखाई दे जाएंगे, इसलिए हम पहले इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो आंसर 6, ठीक है। अब देखो 6 का जब आंसर लिखोगे तो इसे जब आप रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो देखो ये हो जाएगा। सबसे पहले आपने x की जगह क्या रखा है? यहाँ से 0, तो दूसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा? 0 प्लस 5 यानी 5, ठीक है। उसके बाद में x की जगह आपने क्या रखा? 1, तो 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 6। उसके बाद में x की जगह रखा आपने 2, तो 2 प्लस 5 7, फिर 3 रखा तो 3 प्लस 5 8, फिर 4 रखा तो 4 प्लस 5 कितना हो गया? 9, और 5 रखा तो 5, 10, ये हो गया। ये तो आ गई इसकी रोस्टर फॉर्म। उसके बाद में इसने पूछा प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो इसके प्रांत यानी डोमेन, तो डोमेन क्या हो जाएगा? फर्स्ट एलिमेंट यानी 0 1 2 3 4 एंड 5, ये तो इसका डोमेन आ गया। उसके बाद में रेंज, तो इसकी रेंज क्या हो गई? सेकंड एलिमेंट यानी 5 6 7 8 9 और 10, 5 6 7 8 9 एंड 10, ये इसकी रेंज आ गई। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। बताओ इसमें कहां प्रॉब्लम थी, ठीक है। अब 7th क्वेश्चन में देखो, 7th क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक संबंध दे रखा है r इक्वल्स टू x, x क्यूब सच दैट x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। संख्या 10 से कम अभाज्य संख्या है। 10 से कम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 3 5 और 7। अभाज्य संख्या तो आप जानते हो कौन सी होती है ना। तो 10 से कम अभाज्य संख्या कौन सी होंगी? 2 3 5 और 7। तो पहली संख्या तो यही हो जाएंगे और दूसरी में उनका क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो इसका रोस्टर फॉर्म आ जाएगा। देखो केवल इसने रोस्टर फॉर्म पूछा है भाई, डोमेन को डोमेन रेंज वगैरह तो कुछ नहीं है, केवल रोस्टर फॉर्म पूछा है। तो ये हो जाएगा r इक्वल्स टू, देखो पहला एलिमेंट क्या होगा? 2, तो 2 और 2 का क्यूब 8, ठीक है। दूसरा एलिमेंट पहले 3, भाई 2 के बाद में अगला प्राइम नंबर कौन सा आता है? 3, तो 3, 27, क्योंकि 3 का क्यूब कितना होता है? 27 होता है। फिर उसके बाद में 3 के बाद में अगला प्राइम नंबर कौन सा होता है? 5, तो 5, 125, 5 का क्यूब 125 होता है। और 5 के बाद में अगला प्राइम नंबर होता है 7, तो 7, 343, ये 7 का क्यूब होता है। और यही 10 से छोटे प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। 10 से छोटे प्राइम नंबर तो यही होते हैं। तो ये बहुत आसानी से आपने क्वेश्चन नंबर 7 को भी हल कर दिया, है ना। है ही नहीं इन क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, बहुत नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है।
तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9 की तरफ, और उसके बाद में ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, मान लीजिए कि a इक्वल्स टू x, y, z है और b इक्वल्स टू 1, 2 है, तो a से b में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब a से b में संबंध हम कैसे ज्ञात करते हैं भाई, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो आपको यहाँ पर दे रखा है कार्डिनलिटी ऑफ a कितनी होगी भाई, a में 3 एलिमेंट हैं तो इसका मतलब कार्डिनलिटी ऑफ a कितनी हो गई 3। ठीक है, तो देखो आंसर 8 में हो जाएगा कि कार्डिनलिटी ऑफ a यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इक्वल्स टू कितना है 3। ठीक है, उसके बाद में कार्डिनलिटी ऑफ b कितनी हो जाएगी 2। तो इसका मतलब है कि अगर मैं a क्रॉस b करना चाहूं तो कार्डिनलिटी ऑफ a क्रॉस b कितनी हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई 2 यानी कितनी हो गई 6। ठीक है, तो आपको पता है कि जब कार्टेशियन प्रोडक्ट किया हमने a से b का तो टोटल कितने एलिमेंट आए यहाँ पर 6। अब यहाँ पर अगर मैं नंबर ऑफ रिलेशन की बात करूं, आपको पता है नंबर ऑफ रिलेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर मान लो a की कार्डिनलिटी p है, b की q है, तो a क्रॉस b की कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी p इंटू q हो जाएगी। फिर नंबर ऑफ रिलेशन कितने होते हैं 2 राइज टू पावर p इंटू q। भाई नंबर ऑफ रिलेशन क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट होते हैं ना, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपको पता होगा पावर सेट में हमने ये चीजें पढ़ी हुई है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट कैसे फाइंड आउट करते हैं 2 राइज टू पावर n। अब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 6 है, तो बस 2 राइज टू पावर 6 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a to b इक्वल्स टू 2 राइज टू पावर n। तो ये हो जाएगा 2 राइज टू पावर 6 और 2 राइज टू पावर 6 की वैल्यू कितनी होती है 64 होती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा, बहुत नॉर्मल सा आंसर था। ठीक है, उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद में ये एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है, मान लीजिए कि r z पर r सच दैट r इक्वल्स टू a, b सच दैट a, b बिलोंग्स टू z, a माइनस b एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित एक संबंध है r के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। अब देखो इसको प्रांत और परिसर को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। अब इसको आप रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो लिख नहीं पाओगे, क्यों, क्योंकि ये इनफाइनाइट सेट बनेगा। इनफाइनाइट क्यों बनेगा समझो। देखो इसने क्या बोला है कि R से किस पर डिफाइन सेट है Z पर। Z का मतलब क्या होता है सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर। अब इसने जो रिलेशन डिफाइन किया है वो कैसे डिफाइन किया है कि A और B, A, B बिलोंग्स टू Z, यानी दोनों ही कहां से लिए गए हैं इंटीजर से लिए गए हैं। फिर कंडीशन क्या लगाई है कि A माइनस B क्या है एक पूर्णांक है। अब आप ध्यान करो, आपने जब 9th या 8th क्लास में जब इंटीजर्स को पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि इंटीजर्स में क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। किसके लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए। अकेले इंटीजर हैं जिनमें क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए भी अप्लाई होती है, बाकी होल नंबर और नेचुरल नंबर में नहीं होती है। क्लियर है, तो यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। क्लोजर मतलब समृद्ध गुणधर्म, समृद्ध गुणधर्म इन पर अप्लाई होता है। समृद्ध गुणधर्म का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी इंटीजर में से कोई सा भी इंटीजर घटाओगे तो आपको वापस इंटीजर ही मिलेगा। ठीक है, आप कुछ भी कोई भी इंटीजर ले सकते हो, कोई भी पूर्णांक ले सकते हो, उसमें से आप कोई दूसरा पूर्णांक घटाओगे तो आपको पूर्णांक ही मिलेगा। इसे हम क्लोजर प्रॉपर्टी या समृद्ध गुणधर्म कहते हैं। तो सभी इंटीजर पर अप्लाई हो रही है। इसका मतलब सीधा सा है कि सभी इंटीजर के साथ में सभी इंटीजर के ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं। तो सभी इंटीजर के साथ में सभी इंटीजर के ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं। तो एक्चुअली में जो रिलेशन ये डिफाइन होगा वो कुछ ऐसे होगा, R इक्वल्स टू Z, यानी A, B में A भी क्या है यहाँ पर Z है और B भी क्या है Z है। इस टाइप से ये डिफाइन होगा ये रिलेशन, है ना। तो या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि X, Y और सच दैट X एंड Y बिलोंग्स टू Z, इस टाइप से डिफाइन होगा ये। तो जब इस टाइप से डिफाइन हो रहा है तो इसका मतलब सीधा सा है कि यहाँ पर प्रांत तो क्या आ जाएगा, प्रांत तो क्या आ जाएगा Z, और परिसर क्या आ जाएगा, वो भी क्या आ जाएगा Z आ जाएगा। यानी डोमेन भी Z और रेंज भी Z मतलब इंटीजर। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं अगर ये चीजें आपको, देखो ये चीजें आपको समझ में नहीं आई होंगी अगर आपने इंटीजर में क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी है तो। ठीक है, तो वैसे तो खैर देखो आपने जब मैथमेटिक्स स्ट्रीम लिया तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका मतलब ये फेवरेट सब्जेक्ट होगा। तो फेवरेट सब्जेक्ट में ये चीजें तो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ क्लोजर प्रॉपर्टी ये 7वीं 8वीं क्लास की चीजें जो आपको बहुत अच्छे से आती होंगी। फिर भी अगर नहीं आती है तो आप एक बार क्लोजर प्रॉपर्टी जरूर देख लें, तभी जाके ये समझ में आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है,
चलिए, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन भी हो चुका है, तो इसी के साथ में आज की क्लास को भी अब हम यहाँ पर खत्म करते हैं और ये एक्सरसाइज भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर रिलेशन भी कंप्लीट हो जाते हैं। तो अब अगले क्लास में हम मूव करेंगे किसकी ओर, फंक्शन की ओर। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसमें हम ग्राफ वगैरह भी बना के देखेंगे, ग्राफ को कैसे बनाते हैं वो सारी चीजें हम देखेंगे। जो इंपॉर्टेंट ग्राफ है उनको हम बनाएंगे और उसके बाद में फंक्शंस के बारे में भी बात करेंगे। तो इसलिए अगली क्लास मिस ना करें, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं फिर नई क्लास में, नए जोश, नई जुनून, नई एनर्जी और नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और सफलता की ओर बढ़ते रहिए। बाय बाय, थैंक यू।